तो द वॉइस का फाइनल सीजन का फाइनल एपिसोड आ गया है और मैंने ये देखा और मुझे काफी बेहतर भी लग गया। तो मैं करता हूँ सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों ने इस एपिसोड देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो आप लोग को कैसा लगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, फ्रेंची की फ्यूनरल से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। जो भी थ्योरी होती है मेरे आके में फ्रेंची का जिंदा करेगी, वो सब कुछ बर्बाद हो गई। और इसके साथ साथ मेरे उम्मीदें भी। ये बॉयज का एक लौता मेजर लॉस, क्योंकि मोचर का मरना तो ऑब्वियस है क्योंकि वो तो कैंसर से जूझ रहा है, लेकिन फ्रेंची मरा। और उसका फाइनल लेटर भी बड़ा वियर्ड था। वो लेटर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो इशू हो सकता है, लेकिन उसके अंदर उसका पूरा नाम लिखा था। उसके पूरे नाम से बहुत बार कम बुलाया जाता है। तो ये जो लेटर होता है इसमें फ्रेंची की वसीयत होती है। अब ऐसी बात है, मैं इसको प्रॉपरली बोला तो स्लो हो जाएंगे यूट्यूब के, लेकिन मैं इसको बहुत ही शॉर्ट बता देता हूँ। इसमें लाइक उसने पर्सनल स्टफ्स देख लिए थे सबके, मतलब वो इतने करीब से जानता था कि उसने सब कुछ देख ही लिया था। लाइक बुचर के प्राइवेट पार्ट, यूवी और एमएम के भी, एनी और यूवी को इंटरकोर्स करते हुए भी देख लिया था, XYZ। डिटेल नंबर 2, यहाँ पे जब एनी किमिको को जैसे टच करती है उसका दिलासा देने के लिए, तो उसको मतलब शॉक लगता है और वो मतलब अपनी पावर्स का एक तरीके से यूज करने के लिए रेडी होती है। तो इतना तो पता था कि सेज के एक्सपेरिमेंट से उसे सोल्जर बॉय वाली पावर्स मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये पावर्स है। सूप की पावर्स खत्म करने के अलावा उसके पास में इंसेंट लेवल स्ट्रेंथ आ चुकी है, ऑलरेडी भी थी। और उसका मतलब हमने मतलब एग्जाम्पल तो नहीं देखी, लेकिन ये सोल्जर बॉय से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है आई गेस। और इसका वॉर राइजिंग का सेकंड सीजन भी सेटअप हो सकता है क्योंकि सोल्जर बॉय मरा भी नहीं है। डिटेल नंबर 3, यहाँ पे जब होमलैंडर रायन से मिलने के लिए आता है तो उससे पहले हमें एक टीवी में एडवर्टाइज दिखाते हैं जहाँ पे होमलैंडर को मतलब ईस्टर के लिए सेटअप किया जा रहा होता है। यहाँ पे हमें फादर सन की डायनामिक्स भी दिखाते हैं, जहाँ पे होमलैंडर उसे सब कुछ ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पे रायन सीधा सीधा मतलब मना कर देता है। बोलता है कि भाई मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। रायन को वो ट्रीटमेंट देना चाहता है जो होमलैंडर को कभी नहीं मिला, और वो ट्रीटमेंट वो सोल्जर बॉय से एक्सपेक्ट करता है पर वहाँ से भी नहीं मिलता। तो इस पूरे सीजन होमलैंडर को गॉड बनाने का खेल चल रहा था और वो खुद को गॉड मान भी रहा था। जब ये मैडलिन ने उसे देखी थी तो मैं श्योर नहीं था कि होमलैंडर उस रेवोल्यूशन को सच मान रहा है या वो सत्या गया। रायन ने कंफर्म कर दिया कि होमलैंडर को भी मन में पता है कि वो कोई गॉड नहीं है, वो खुद को और दुनिया को बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है। डिटेल नंबर 4, एनी और मैरी की कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होती है। एंडी सीजन में मेव के जैसा बनते हुए दिखाया गया है। मेव उसकी चाइल्डहुड हीरो थी और इसी वजह से एनी भी मेव की तरह वेव भी कर रही होती है। अगर आपने पूरे सीजन में देखा है तो उसकी तरह रूटलेस और बेटर भी थी। और वो मेरी से कहती भी है कि नेवर मेक योर हीरोज। एनी यहाँ पे मेव को बोलती है कि लाइक ज्यादा अपने आइडियल की तरह ना बनो और ना ही उनसे मिलो। फिर ये बात तो मैंने पहले भी कही थी, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात होती है कि लाइक जब वो सैन मारती है तो उसमें मतलब लोग को भूत बचाने का भूत सवार होता है। जस्ट जो मेव के साथ हुआ होता है, वो ये सोचती है कि उसके साथ ना हो, लेकिन हो जाता है और वो से बच भी जाती है। और दिन वो उसी चीज़ को ही गाइड कर रही होती है कि जो लोगों को बचाने का जो भूत है जो उस पर सवार है, पैशन है, वो इस वक्त तुम पे भी सवार है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसको ज़्यादा पालो मत। और यहाँ पे वो मतलब वो मरी से ये भी कहती है कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग। और यहीं से ही फिनाले का आइडिया लग गया था कि कैसे एंड होने वाला है। ये लोग जीतने के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जीतने जैसा शायद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये सालों सालों साल ये लड़ाई चलती रहेगी। डिटेल नंबर 5, तो यहाँ पे एक्चुअली जो फादर होते हैं उनके लिए मतलब एक एनिवर्सरी गिफ्ट बनाती है, उसको दिखाती है। और यहाँ पे इनके दरमियान कन्वर्सेशन भी होती है कि लाइक वो एक स्पीच बना रहा है जिससे होमलैंडर का खुदा होना साबित होगा, लेकिन उसे मतलब एक एक्सपेक्ट नहीं होती कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो खुदा है। और यहाँ पे हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो वाइन लेने के लिए जाता है अंदर, और यहाँ पे एशली अपने जो पीछे वाली एशली है उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बात नहीं करती। उसे बोलती है कि क्या मैं उसे बहकाऊंगी तो वो बहक जाएगा, लेकिन वो उसे इस चीज का कोई जवाब नहीं देती। और डिटेल नंबर 6, पुज्जर और किमिको बाकी लोगों ने मिलकर जो ग्रेव बनाई थी फ्रेंची की, वो काफी ज्यादा सिमिलर लगती है लोगन की ग्रेव से जो हमने फिल्म लोगन में देखी थी। तो यहाँ पे जो सिस्टर सेज है वो किमिको को भड़काती है उसे, और यहाँ पे वो उसे मतलब सोल्जर बॉय की तरह तो मतलब नहीं होता, लेकिन एक लाइक छोटा सा ब्लास्ट होता है और देन वो पीछे गिर जाती है। बुचर उसके पास आके बोलता है कि वही तेरे को भड़का रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ये ट्रिक काम नहीं किए। लेकिन जैसे ही जब वो बोलना शुरू करती है तो हमें एहसास होता है कि भाई वो तो बेवकूफ
पंचे की, और वो इस चीज से बहुत खुश भी होती है। लेकिन कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ, क्योंकि सोल्जर बॉय का ब्लास्ट जब कंट्रोल में नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल जो ब्लास्ट करता है तो बहुत ज्यादा डेडली होता है। ये हमने हीरोगिज्म में देखा था, जब 66 जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान है वो डम होने के बाद खुश फील कर रही है। डिटेल नंबर 7। देन यहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है कि लाइक होमलैंडर को किधर और कैसे पकड़ेंगे, और देन यहाँ पे हमें दिखता है होमलैंडर व्हाइट हाउस से अपनी स्पीच देने वाला होता है। ये काउंटर भी एवेंजर्स डूम्सडे से रेफरेंस है, क्योंकि डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट भी ऐसी ही थी, जहाँ चेयर थी, टाइमर था और हर थोड़ी देर में कास्ट नंबर अनाउंस हो रहा था। फर्क इतना है कि मार्वल बढ़िया फिनाले बनाता है। और देन हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके दरमियान बातचीत चल रही होती है कि लाइक उस पर हमला कैसे करना है। यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम व्हाइट हाउस पे हमला करेंगे, और यहाँ पे हम लोग किसी सेज का बेवकूफाना हरकत भी देखते हैं। डिटेल नंबर 8। यहाँ पे हमें इलॉन मस्क का एक छोटा सा पैरोडी भी दिखाया जाता है, जो मतलब स्टार लाइटर्स को अपने जगह पे विदाउट सैलरी काम पे रखना चाहता है एज अ गुलाम। होमलैंडर इसे देख के पिस्ड ऑफ होता है। यहाँ पे डीप आता है, डीप उससे मतलब एक तरीके से गुजारिश ही कर रहा होता है कि लाइक भाई 7 से निकाल, 7 खत्म कर दिया तो क्या हुआ, मैं आपके लिए मुजाहिद बन जाऊंगा। यहाँ पे वो इलॉन मस्क की सस्ती कॉपी होमलैंडर से बात करने आता है, और वो उसे ले जाके स्पेस में छोड़ के आ जाता है, ये बोल के कि भाई वो एस्ट्रोनॉट ही तो है। डिटेल नंबर 9। यहाँ पे डीप होमलैंडर की बात काटता है, तो होमलैंडर को गुस्सा आके वो उसको खड़ी खोटी बहुत कुछ सुना देता है, और इतना सुनाता है कि उसका रोने वाला मुंह भी बन जाता है। डिटेल नंबर 10। देन यहाँ पे एशली अब बैक एशली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर स्पीच पढ़ रहा है, और यहाँ पे होमलैंडर अपने आप को खुदा मान लेता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से मतलब टनल्स में दरवाजे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे बुचर को शक भी हो जाता है। यहाँ पे उनके ऊपर गोलियां फायर हो जाती है, और यहाँ पे एक शॉकिंग सीन होता है जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मुझे काफी अच्छा भी लगा। एशली यहाँ पे आके बॉयज को रास्ता दिखाती है, हेल्प करती है, निकालती है, और देन बताती है कि भाई तरफ चले जाए। डिटेल नंबर 11। देन यहाँ पे डीप रो रहा होता है, और हमें उसकी मतलब मेंटल स्टेट का एक बुरा हाल दिखाते हैं। यहाँ पे वो होमलैंडर की सिर्फ मतलब वैलिडेशन के लिए एनी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, और देन उनके दरमियान लड़ाई होती है। व्हाइट हाउस में इन्वाइट करते डीप मिलता है, तो वो दिस यूनिवर्स इज रिवॉर्डिंग मी फॉर माई लॉयल्टी जस्ट लाइक शॉन कॉर्नर रिवॉर्डेड कॉस्टनर एट द एंड ऑफ रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव। यहाँ पे रेफरेंस है रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स का। जब स्टेला डीप को पानी में फेंक देती है, तब उसे एरिया की फिशेज उसको घेर लेती है, जस्टिस फॉर एम्ब्रोसियस शेयर नेम। वही ऑक्टोपस है जो डीप की गर्लफ्रेंड होती है। डीप उसको मरने के लिए छोड़ देता है अपने अपार्टमेंट में, और यहाँ पे हम लोग फाइनली डीप की मौत भी देखते हैं, जिसको एक सी क्रीचर मुंह से अपना जो भी निकाल के मार देता है। डिटेल नंबर 12। देन यहाँ पे वो फादर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। बुचर उसको मारने के जाते, लेकिन यूवी उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि सीलिंग पे लगे फायर सप्रेसिंग सिस्टम को शूट करता है, जिससे वो रूम में गैस बढ़ जाती है। अब वो ये करने से पहले स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि ये एंसल एजिलियस 300 है, और उसे ये सब इसलिए पता है कि बॉयज में हमने आने से पहले वो टेकी टाइप का बंदा था। डिटेल नंबर 13। तो हम लोग देखते हैं बुचर की और होमलैंडर की फाइट में जब होमलैंडर भागने की कोशिश करता है तो रायन भी आके मदद करता है। जब इस फाइट के दौरान केमिको को अपना ब्लास्ट यूज करके होमलैंडर को पावरलेस करना होता है, उससे नहीं हो पा रहा होता है। तब उसे सपना आता है फ्रेंची का। वो उसे कहती है कि मैं रेज फील नहीं कर पा रही, और फ्रेंची कहता है कि रेज इज नॉट व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। ये सीन थॉर रैग्नारोक वाले सीजन से सिमिलर था। जब हेला उसे पीटती है तो उसे ऑर्डन देखता है, थॉर को ऑर्डन देखता है, और वो उसे बोलता है मैं क्या करूं अब थॉर, तुम गॉड ऑफ हैमर नहीं हो, तुम गॉड ऑफ थंडर हो। तो तभी उसका पावर आ जाती है। वैसे ही सीन थोड़ा सिमिलर सीन इधर भी होता है। डिटेल नंबर 14। देन यहाँ पे जब होमलैंडर इंसान बन जाता है तो वो उड़ने की कोशिश करता है। छोटा मोटा फनी सीन आता है जिसको देख के मुझे बहुत खुशी भी होती है। यहाँ पे फिर वो सीन होता है जिसका हमें इतने टाइम से इंतजार था। होमलैंडर यहाँ पे पावरलेस हो जाता है और वो ह्यूमन बन जाता है ह्यूमन के सामने। और मैं चाहता था ये ह्यूमिलेशन लंबा चलता, मैं चाहता था, लेकिन एक शेम परेड होती है, उस लोग पत्थर फेंकते, गोबर फेंकते, और सेलर स्टाइल में बुचर इसको बार पे लटका देता। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई होमलैंडर की जो कॉम्बैट स्किल है वो बिल्कुल लुल है, उसको लड़ना ही नहीं आता। बुचर उसको यहाँ पे मतलब फाड़ के रख देता है। लेकिन जैसे कॉमिक्स में होता है बुचर, वैसे ही क्रोबार से होमलैंडर का सर खोल देता है। डिटेल नंबर 15। किमिको के अलावा रायन और बुचर जो पावर लेवलेस है और वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। बुचर रायन को भी यूज ही कर रहा था, और इस सीरीज की सबसे सैड डेथ देखने को मिलती है। टेरर की हमें डेथ देखने को मिलती है, और यहाँ से टेरर का डेथ विलन आर्क आने लगता है। कोई उसके साथ नहीं है तो वो निकल पड़ता है वायरस लेके सारे शिप्स को खत्म करने, कि उसका मानना है कि होमलैंडर मरा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। वहीं ह्यूई बाकी लोग पॉलिटिकली सोचते जो क्राइम करेगा उसे सजा देंगे। यहाँ पे बुचर ट्रिगर दिखाता है ह्यूई को, बताता
बताता है कि इसका एक्चुअल प्लान क्या है। बुचर के मरने के बाद उसकी ग्रेव बेकर के बगल में बनाते हैं और पिछले एपिसोड में बुचर से पूछता है कि तुम और लैनी कौन से स्टेक हाउस में जाने वाले थे जो टॉपलेस है। बुचर कहता है कि उस जगह का नाम था जूसी रैक। यूवी प्रॉमिस करता है कि वो वहाँ जाएगा। बुचर के मरने के बाद वो एनी दोनों वहाँ जाते हैं। डिटेल नंबर 16। इसके बाद किमिको एक कैफे में दिखती है जो मार्सेल में। ये वही जगह जो फ्रांस की जो पे फ्रेंची पला बड़ा था। काफी सीजन सेटअप हो चुका था कि ये दोनों ही मार्सेल जाके रहना चाहते थे, तो फ्रेंची तो रहा नहीं, इसलिए किमिको यहाँ पे अकेली आती है। और दूसरी तरफ एम रायन को अडॉप्ट करके एक्स वाइफ से शादी कर देता है। डिटेल नंबर 17। चार्लेट प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो बच्चा ह्यूई का है, हम गेस कर सकते हैं। ह्यूई अपना स्टार्टअप खोलता है ऑडियो विजुअल्स वाला। और दूसरी तरफ बॉब सिंह का प्रेसिडेंट है और वो सूप्स को रोकने के लिए एक ब्यूरो बना रहा है। रोड साइड पे सीरीज खत्म होती है जहाँ पे शुरू हुई थी। यूवी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोड साइड पे खड़ा था और एयर ट्रेन आके उड़ा देता है। बस इस बार स्टारा रोड साइड पे खड़ी होती है और उसे कोई नहीं उड़ाता। वो अपने बच्चे का नाम भी रिवील करता है जो कि रॉबिन है। यही बार नाम उसके एक गर्लफ्रेंड का था जिसको एयर ट्रेन ने मारा था। इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है बिली जोएल के फेनोमैन के सॉन्ग्स के साथ। तो इसके ऊपर काफी अभी भी कंटेंट बना सकते हैं अगर ये लोग चाहे तो। इसके अलावा आप लोग को ये सीजन ये फिनाले कैसा लगा? मैं थोड़ा सा होमलैंडर को तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन चलो अब खैर अब एंड हो गया तो हो गया। अगर ये लोग एपिसोड 7-6 में थोड़ी सी फालतू की चीजें दिखाने से अच्छा कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिखाते हैं, लड़ाई मार धाड़, तो ज्यादा ठीक रहता। खैर एनीवेज, इट वाज अ ब्रिलियंट सीजन। आई लाइक्ड इट। तो आज की इस वीडियो को लेते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये सीजन कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बाय।